नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हनी आजाद एडवोकेट। आप देख रहे हैं एचए लॉ कंसेप्ट और आज फिर हम दूसरी वीडियो लेके आए हैं लेटेस्ट जजमेंट की वीडियो सीरीज में। ये दूसरे नंबर की वीडियो है। इसमें एक नई जजमेंट कुलदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की लेके आए हैं, जो कि ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। इसकी डेट ऑफ डिसीजन जो है 5th ऑफ जनवरी 2021 है। 5th ऑफ जनवरी 2021 जो लेटेस्ट जजमेंट है। मैं आपके लिए लेटेस्ट जजमेंट लेके आता हूं ताकि आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें और नई जो है लीगल नॉलेज आप प्राप्त करते रहें। सो दोस्तों, इस जजमेंट में क्या था कि एक तो सेक्शन 439 के अधीन जो मैंने आपको कल भी जो वीडियो डाली थी, एक पहली वीडियो डाली थी मैंने, उसमें नंबर 1 की जो वीडियो डाली थी जो बूटा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब थी, उसमें मैंने बताया था कि रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल में क्या दोस्तों सेक्शन 439 जो है 439 सेक्शन रेगुलर बेल से डील करता है। रेगुलर बेल का मतलब जब आदमी कोई भी अक्यूज जो दोषी है, मुलजिम है, उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो उसकी जब बेल लगती है तो उसे रेगुलर बेल बोलते हैं। रेगुलर बेल अगर वो अरेस्ट अभी नहीं हुआ है, उसका नाम नामजद हो चुका है, एफआईआर हो चुकी है या उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट आ चुकी है, तो अगर वो अभी अरेस्ट नहीं हुआ है तो वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। एंटीसिपेटरी बेल के लिए जज, सेशन जज या ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास वो अप्लाई कर सकता है। तो उसके लिए सेक्शन 438 है, इससे एक सेक्शन पहला, यानी 438 में वो एंटीसिपेटरी बेल, यानी एंटीसिपेटरी मतलब अरेस्ट होने से पहले ही, एंटीसिपेशन में यानी एप्रीहेंशन है उसे अरेस्ट होने की, तो वो बेल डाल के अपनी बेल जो करवा सकता है। तो उसके लिए सेक्शन 438 है। एक बात और मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूं कि जो एंटीसिपेटरी बेल है वो बेलेबल ऑफेंस में नहीं होती, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस की, अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस में एक्यूज को अरेस्ट होने की एप्रीहेंशन है तो आपको वो एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी, अदरवाइज एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। अगर बेलेबल ऑफेंस है, मान लीजिए अगर बेलेबल ऑफेंस है, तो उसमें एंटीसिपेटरी बेल में ऑनरेबल सेशन कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो रिफ्यूज कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, ये बोल के कि एंटीसिपेटरी बेल जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में ही मिलेगी। और दोस्तों, जजमेंट में कुलदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की जो जजमेंट है, इसमें जो एक्ट्स या सेक्शन या स्टैट्यूट्स जो हैं वो इन्वॉल्व है। एक्ट या स्टैट्यूट्स का मतलब एक ही है, जो हमारे कानून है भारत सरकार के द्वारा, जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए, या हमारी विधानसभा, जो पंजाब की विधानसभा या कहीं की भी, जम्मू कश्मीर की, हरियाणा की कहीं की भी विधानसभा के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन्हें एक्ट्स या स्टैट्यूट्स बोलते हैं। सो उनमें सेक्शंस होते हैं, तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल्स हैं। सो दोस्तों, ये जो एक्ट, स्टैट्यूट या सेक्शन इस जजमेंट में इन्वॉल्व थे वो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। वो एनडीपीएस एक्ट का केस था। पहली बात तो ये कि उसके पास से कोई ना कोई जो है चीज पकड़ी गई थी जो प्रतिबंधित चीज है, यानी सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, और एनडीपीएस एक्ट में वो केस दर्ज करके सजा हो सकती है। तो सेक्शन 15 एंड 27A, सेक्शन 15 और 27A के बारे में मैं आपको बाद में डिटेल में बताएंगे, इसके एनडीपीएस एक्ट के लेक्चर्स हम जब डालेंगे। तो एक तो एनडीपीएस एक्ट जिसमें उसके खिलाफ जो है वो उसके पास से कोई कॉन्ट्राबैंड या कोई प्रतिबंधित चीज जो है वो पकड़ी गई है और एनडीपीएस एक्ट लग गया। कोई नशीला पदार्थ पकड़ा गया हो तो एनडीपीएस एक्ट लगता है। उसके अलावा आईपीसी का सेक्शन 323, 506 एंड 34। तो दोस्तों, ये आईपीसी कई बार कई मेरे दोस्त हैं वो मुझसे पूछते हैं कि जो 302 की धारा है, 326 की धारा है, या 325 की धारा है, या फिर चोरी की धारा है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दर्ज है? तो वो मेरे को पूछते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में वो दर्ज है। तो मैं उनको बताता हूं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो धाराएं वो उपस्थित नहीं है, उसमें दर्ज नहीं है। उसके लिए अलग से एक एक्ट अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, इंडियन पीनल कोड, जो 1860 का जो बना हुआ एक्ट है, और 1862 में 1862 में वो एनफोर्स हुआ था।
वो इंडियन पीनल कोड, ठीक है, भारतीय दंड संहिता। तो इसके जो सेक्शन है ये 323, 506 एंड 34 है। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में जाएंगे। और तीसरा जो एक्ट है, तीसरा कानून है, वो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जहां हम इसे आम जो लीगली तौर पे बोलते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और आम भाषा में मतलब इसे हम शॉर्ट में CRPC बोल देते हैं। तो इसका सेक्शन 439 है, जिसके बारे में आपको मैंने बताया कि रेगुलर बेल से डील करता है। इसके अलावा इसका एक कॉरेस्पॉन्डेंट सेक्शन 437 भी है। जो 437 है वो मजिस्ट्रेट की पावर बताता है, और जो 439 है वो सेशन जज या हाई कोर्ट की पावर बताता है। सो दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में हम बाद में जाएंगे। अभी फिलहाल जो इस जजमेंट में हेड हुआ, इस जजमेंट में देखा गया, उसके बारे में देखते हैं। सो दोस्तों, इस केस में क्या हुआ था कि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट आई थी दूसरे अक्यूज्ड की, एक के अलावा और भी अक्यूज्ड थे इस केस में, जो उनकी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट आई थी। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जैसे कोई पुलिस किसी को पकड़ लेती है तो उसकी इंटेरोगेशन करती है। इंटेरोगेशन करने के बाद वो जो भी डिस्क्लोज करता है, किन फैक्ट्स को डिस्क्लोज करता है कि मैंने ये मान लीजिए कि हेरोइन थी मेरे पास से पकड़ी गई, वो मैंने हेरोइन किससे ली थी, तो उसके बारे में जो है डिस्क्लोजर स्टेटमेंट को अक्यूज जो देते हैं, उससे अगर प्रेजेंट पिटीशनर की जो को अक्यूज नाम ले लेते हैं, जो इंटेरोगेशन में उसका दूसरे अक्यूज का नाम लेते हैं, जो उसको बोलते हैं डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। तो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में उसका को अक्यूज ने इनका नाम ले लिया था, पिटीशनर का नाम ले लिया, तो उससे क्या हुआ, उसकी अरेस्ट हो गई, लेकिन वो ऑन द स्पॉट नहीं पकड़ा गया था। जब मेन अक्यूज को जो पकड़ा गया, क्योंकि ये मेन अक्यूज ये है, तो मेन अक्यूज को जो पकड़ा गया तो वो ऑन द स्पॉट पकड़े नहीं गए थे, ना ही उनके पास से कोई रिकवरी हुई थी। तो अगर वो वहां से पकड़े ही नहीं गए थे तो रिकवरी भी होने का कोई चांस या कोई भी क्वेश्चन करना कि एक दो चार फैक्ट्स ये भी हैं केस के कि ये वाली जो कुलदीप सिंह वाली जजमेंट, जो ये FIR है, जो NDPS एक्ट में पुलिस ने जो FIR दर्ज की थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद पुलिस ने चालान जो है कोर्ट में टू कोर्ट कर दिया था, यानी कि चालान प्रेजेंट कर दिया था कोर्ट में। ठीक है जी, इसको आम भाषा में टू कोर्ट कह देते हैं, चालान टू कोर्ट कर दिया। एक्चुअली की पोजीशन ये है कि कोई भी अगर ऑफेंस अगर होता है, सीरियस ऑफेंस अगर होता है, जिसे हम कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की श्रेणी में बोलते हैं, अगर वो ऑफेंस होता है तो उसकी FIR दर्ज होती है। FIR दर्ज होने के बाद जो पुलिस है, पुलिस में एक IO नियुक्त किया जाता है। IO का मतलब होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नियुक्त करने के बाद वो IO क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। इन्वेस्टिगेशन में वो क्या करेगा, ऑन दी स्पॉट जाएगा, मोहल्ले वालों से, वहां पे कोई भी बंदे जो भी मौजूद थे उनसे पूछेगा कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। वो इन्वेस्टिगेशन अपनी कंप्लीट करे, वहां से कोई एविडेंस वहां से ले लिया, जैसे कोई चाकू या कोई तलवार या कोई रिवॉल्वर या उसने फायर किया था, तो उसकी जो दीवार में अगर कोई गोली जो है कार्ट्रिज जो बीच में धस गई है, बुलेट जो है, वो बुलेट को निकालेगा। जैसे वहां से कोई और अगर डॉक्टर की जरूरत है या एक्सपर्ट की जरूरत है, बैलिस्टिक एक्सपर्ट की जरूरत है, उनको भी बुला सकता है। फिंगर एक्सपर्ट की जरूरत है, उनको बुलाएगा, और उनकी सारों की जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके उनके बयान भी, स्टेटमेंट भी लेगा, एक्सपर्ट की, डॉक्टर की या किसी की भी। तो दोस्तों उसके बाद सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट बनाता है, जिसे हम बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट, या हम बोल देते हैं कि चार्जशीट, या हम चालान भी बोल देते हैं। तो चालान जो है वो इस केस में प्रेजेंट हो चुका था। उसके बाद कोर्ट क्या करती है कि कोर्ट चालान को देख के, या कोई जो चालान के साथ डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देख के ये अंदाजा लगाती है कि पहली नजर में देखने पर ये लगता है कि केस अक्यूज के खिलाफ बनता है, और उसका विचारण, उस केस का विचारण करना भी कोर्ट को लगता है कि इसका विचारण करना जरूरी है। तो क्या करेगी, वो चार्ज फ्रेम कर देगी उसके खिलाफ। अगर उसे लगे कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है चार्जशीट में या अदर डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, उसको लगे प्राइमा फेसी, यानी पहली नजर में उसको लगे कि चार्ज जो है वो फ्रेम नहीं किया जा सकता क्योंकि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, तो उसको चार्ज नहीं, उसको डिस्चार्ज कर देगा। और
अगर उसको डिस्चार्ज करने की बजाय चार्ज कर दिया तो उसके बाद ट्रायल चलता है। तो दोस्तों इस केस में क्या हुआ था कि चालान प्रेजेंट हो गया था, चालान टू कोट हो गया था, लेकिन चार्ज फ्रेम नहीं हुआ था। इस एनडीपीएस एक्ट में जो चार्ज है वो फ्रेम नहीं हुआ था। अभी अगर चार्ज नहीं फ्रेम हुआ था तो ट्रायल नहीं चलेगा। ट्रायल का मतलब जो एविडेंस आएगी, पुलिस के गवाह जो भी होंगे, विटनेस होंगे, वो आएंगे, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। डिफेंस के इसके जो एक्यूज के वकील होंगे उनको डिफेंस काउंसिल बोलते हैं, उनके द्वारा उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। और अगर क्रॉस एग्जामिनेशन का होने के बाद उनके एक्यूज के बयान होते हैं जिनको 313 के बयान बोलते हैं, उसके बाद आमतौर पे जो डिफेंस एविडेंस के लिए लगा दिया जाता है। अगर डिफेंस यानी जो अक्यूज होते हैं, जो मुलजिम होते हैं, उनकी अगर उन्होंने अपनी कोई गवाही वगैरह विटनेस लेके आने हैं या कोई भी एविडेंस देना है तो वो दे सकते हैं। उसके बाद आर्गुमेंट्स पे जो केस लग जाता है, बहस पे लग जाता है, और उसकी जो बहस या आर्गुमेंट जब हो जाते हैं तो उसके बाद जजमेंट आती है। या तो उसकी कन्विक्शन की जजमेंट आएगी या एक्विटल की जजमेंट आएगी। सो दोस्तों इसमें क्या हुआ था कि चालान तो प्रेजेंट हो गया था लेकिन चार्ज फ्रेम अभी नहीं हुआ था। चार्ज फ्रेम नहीं हुआ था, इसका मतलब ट्रायल भी नहीं चलेगा, कोई विटनेस की गवाही जो है वो शुरू नहीं होगी। तो इसका मतलब ट्रायल को अभी लंबा टाइम लगेगा। ट्रायल चलने में, ट्रायल खत्म होने में काफी लंबा टाइम लगने वाला है। तो कोर्ट ने इन बातों को कंसीडर किया उसकी रोल को, कि वो तो अरेस्ट नहीं हुआ ऑन द स्पॉट, ना ही उनसे कोई रिकवरी हुई, तो उसका रोल क्या है? उसका रोल इसकी स्टेटमेंट से उसको जो है इसमें एंटेंगल मतलब इंप्लीकेट किया गया है। फॉल्सली किया गया है या राइटली किया गया है, ये बात हम नहीं कर ले, लेकिन वो ऑन द स्पॉट या पकड़ा नहीं गया, ना उनसे कोई कॉन्ट्राबैंड या प्रतिबंधित कोई नशीला पदार्थ उससे रिकवर हुआ था। तो दोस्तों इसका मतलब कोर्ट ने ये किया कि इसका रोल को देखते हुए, और उसकी जो कस्टडी थी वो लगभग 4 महीने की जेल में हो चुकी थी, इन दोनों बातों को देखते हुए कोर्ट ने क्या किया कि उसकी रेगुलर बेल अलाउ कर दी, रेगुलर बेल को अलाउ कर दिया, ग्रांट कर दी उसको बेल। सो दोस्तों ये यहाँ वीडियो नंबर 2 में सिंपल सी बात थी, इसमें ज्यादा नहीं था कुछ भी, लेकिन मैंने आपको काफी जो ट्रायल की जो बारीकियां हैं, ट्रायल का प्रोसीजर है, उसको आपको आपके सामने रखा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है उसको आपके सामने रखा। सो दोस्तों धीरे धीरे हम वो सेक्शंस के ऊपर भी जाएंगे, सेक्शन में क्या लिखा है वो भी देखेंगे। तो अभी धीरे धीरे मैं आपको बिल्कुल ही आसान भाषा में सारा जो प्रोसीजर होता है कोर्ट्स का वो आपको बता रहा हूँ। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरी वीडियोस को आप आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।